If you enjoy a wildlife video like this, hit subscribe and support our channel. Your support keep us motivated to create more content for you. Subscribe now. झड़ी जंगल एक तरह के टेम्परेट जंगल होते हैं जो अमेरिका और कनाडा के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ फैले हुए हैं। इसके अलावा पूर्वी एशिया, पैटागोनिया और यूरोप के बीचों बीच भी। पतझड़ वाले ये जंगल अनूठे इकोसिस्टम्स हैं। इनमें लगातार चक्र में बदलाव होता रहता है। ऐसे जंगलों के पेड़ों की पत्तियां ऊपर एक घना शामियाना बनाती हैं और नीचे अंधेरे से घिरा ठंडा इलाका। टेम्परेट जंगल ऐसी जगह उगते हैं जहां खूब बारिश हो या तापमान नर्म हो, जहां मौसम का बदलाव एकदम तय हो। बीच, हॉर्नबीम, ओक और नींबू के पेड़ यहां झुंड में उगते हैं। ये धरती के उत्तरी टेम्परेट इलाकों में फैले हुए हैं और रहस्यमय तकरीबन जादुई इलाका तैयार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस जादू और रहस्य का एक हिस्सा यहां लगातार हो रहे बदलावों की वजह से है। पत्तों वाले इन पतझड़ी जंगलों का ढांचा पेचीदा होता है और यहां पौधों की प्रजातियों की विविधता देखते ही बनती है। इनमें से कुछ जंगलों में सैकड़ों पेड़ और झाड़ियां मौजूद होती हैं। इनसे तरह तरह के जानवरों को खाना और आसरा मिलता है। ट्रॉपिक्स के पार इन जंगलों में धरती के सबसे विविध रंगी कीट पतंगे और पक्षी पाए जाते हैं। हर मौसम की अपनी अनूठी खासियतें होती हैं, अपनी शख्सियत होती है और इसकी झलक आपको जंगल और उसके बाशिंदों में दिख जाती है। साल के हर दौर में एक नया नायक होता है। सर्दियों में तो यूं लगता है मानो पत्तों से भरा यह जंगल मर ही गया है। नई पुरानी बर्फ और ठंड इस पतझड़ी पत्तेदार जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सर्दियों में पेड़ों के पत्ते पूरी तरह झड़ जाते हैं, वो एकदम नग्न हो जाते हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये जिंदा हैं, पर सच ये है कि सर्दियों की बर्फ में ये पेड़ सो जाते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन जानलेवा। जो इस इलाके से जा नहीं पाते वही यहां फंसे रहते हैं। जंगल के तमाम बाशिंदों के लिए ये वो वक्त है जब जान तक बड़ी मुश्किल से बच पाती है। कंपकपा देने वाली सर्दी और लगातार गिरती बारिश जंगल को अपने शिकंजे में कस लेती है। पल पल उसका रूप बदलता रहता है। पेड़ों की छाल जिस पर काई उगती है, गिरी हुई डालियां और कुछ बीज, यहाँ के छोटे बड़े जानवरों के लिए बस यही खाना बचा रह जाता है। यूरोपियन भैंसा अपने बहुत घने फर की वजह से इस बहुत कठिन मौसम के थपेड़े झेल लेता है। ये पत्तेदार जंगल ही इसका घर है।
सर्दियों में ये भैंसे करीब 50 सदस्यों का एक झुंड बना लेते हैं और मिलकर फल और जड़ें खोजते हैं और बर्फ में दबे पुराने चारागाह भी। ये वो मौसम है जब भैंसे पेड़ों की छालों, काई और गिरी हुई डालियों को भी खा लेते हैं। सर्दियों में सब कुछ कम है, ऐसे में जो मिलता है उसी से पेट भर लेना चाहिए। गिलहरियां सर्दियों का ज्यादातर वक्त शीत निद्रा में बिताती हैं। वो सिर्फ धूप वाले दिनों में कुछ घंटे अपनी ताकत जमा करने के लिए निकलती हैं। गिलहरियों की जिंदगी भैंसों से थोड़ी ज्यादा आसान होती है। उन्हें देवदार के पेड़ के नीचे बीज या जमीन के अंदर बबूल के फल दबे मिलते हैं। जब मौसम बदलता है, ऐसे दौर में जिंदा रहने के लिए कुशल और समझदारी से भरी रणनीति की जरूरत पड़ती है। कई पक्षी यहाँ की बर्फीली सर्दियों से बचने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जबकि कुछ इसी जंगल के थोड़े गुनगुने और सुरक्षित इलाकों में पनाह लेते हैं। इन जंगलों के पेड़ जानते हैं कि इस सबसे मुश्किल मौसम का सामना कैसे किया जाता है। ये बस सोते हुए इंतजार करता रहता है। इनके तनों और जड़ों में जीने लायक ऊर्जा जमा रहती है। सर्दियों में इन जंगलों में जिंदगी और मौत इस बात से तय होती है कि आप कितने वक्त तक टिके रह पाते हैं। हर बीतते दिन के साथ हिरण और दूसरे जानवर जिंदगी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। सर्दियां हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। ये मौसम भी एक दिन जरूर बदलेगा। वसंत आ गया है, वो भी बड़ी तेजी से। अब जंगल की रणनीति ने भी तेज रफ्तार को अपना लिया है। अब हर कोई बेफिक्री से जी सकता है। अब तापमान बढ़ रहा है और नमी भी। इसका मतलब यह है कि इन पेड़ों को पानी छोड़ने के लिए ज्यादा सतह की जरूरत पड़ती है। ऐसे में चौड़ी और बड़ी पत्तियां काम आती हैं। इन्हें पूरी रफ्तार में काम करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें बड़ा कम वक्त मिलता है जिसमें इन्हें बढ़ना है, फूल खिलाने हैं, फल तैयार करने हैं और सर्दियों के लिए ऊर्जा भी जमा करनी है। ये एक रेस है जो पतझड़ तक जारी रहती है। पेड़ों की पत्तियां बड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ जंगल की जमीन भी खिली धूप पाकर हरी भरी हो रही है। वसंत की शुरुआत में जंगली भैंसों की टोली बिखर जाती है। अब टोली में 10-20 सदस्य ही बचे रह जाते हैं। अब खाने की भरमार है। मैदानों में रसीली घास और झाड़ियां मौजूद हैं। नरम पत्तियों का सलाद इनके लिए बड़ा लजीज खाना होता है। यही वो वक्त है जब सर्दियों में दक्षिण की तरफ गए लाखों पक्षी लौटने की हड़बड़ी में रहते हैं, ताकि मिलन के लिए साथी चुने और अपने घोंसले बनाएं। यूरोप के पतझड़ी जंगलों के सबसे दक्षिणी इलाकों में ट्रॉपिकल हिस्सों के पक्षी घोंसले बनाते हैं। रंगीन यूरोपियन रोलर और बी ईटर
दक्षिण से यहां चले आते हैं। रोलर्स जमीन पर शिकार करके फिर अपनी ताकत जमा करते हैं। इसके बाद वो खोखले तनों और दूसरे पक्षियों के पुराने घोंसलों में खोजबीन करते हैं। रोलर्स और बी ईटर्स दोनों के मिलन का बर्ताव काफी पेचीदा होता है। नर मादाओं के लिए कीड़ों के रूप में तोहफे लाता है। इस तरह मादा समझ पाती है कि उसका साथी एक माहिर शिकारी है या नहीं, और आने वाले बच्चों का पेट भर पाएगा या नहीं। जंगल में ग्रीन फिंचेस के जोड़ों के लिए वसंत का मौसम व्यस्तता भरा समय होता है। गर्मियों से पहले वो एक के बाद एक 3 बार चूजे पैदा करेंगे। इस पतझड़ी जंगल के कई पक्षी हर साल नया घोंसला बनाने की वुडपेकर की आदत के शुक्रगुजार रहते हैं, क्योंकि वो इसके पिछले साल के घोंसले पर कब्जा कर सकते हैं। ब्लैक वुडपेकर एक सबसे बड़ा और सबसे शर्मीला पक्षी होता है। अपनी ताकतवर चोंच से ये कीड़ों की तलाश में सड़े हुए तनों में छानबीन कर सकता है। पतझड़ी जंगल की ऊर्जा श्रृंखला में मरे हुए पेड़ भी शामिल होते हैं। इनमें ज़ाइलोफेगस या लकड़ी खाने वाले बीटल रहते हैं। इस तरह ब्लैक वुडपेकर मरे हुए पेड़ों में से इनके लार्वा को जमा कर सकते हैं, जो इनके चूजों का खाना है। इस टेम्परेट पतझड़ी जंगल में रिश्तों का एक पेचीदा जाल नजर आता है। जंगली भैंसा अब जंगल में मिलने वाले तरह तरह के लजीज खाने का लुत्फ उठा रहा है, और इसका मल जीवन के एक नए और हैरत भरे स्रोत की वजह बन रहा है, जिसकी शुरुआत होती है जंगल और चारागाहों पर पत्तों के रूप में। बीटल्स की लाखों अलग अलग प्रजातियां इस मल में मौजूद बिना पचे खाने का फायदा उठाते हैं। वो इसे खाते भी हैं और इसमें अपने अंडे भी देते हैं। ये बीटल और इनके लार्वे इसके बदले में अनगिनत पक्षियों, रेप्टाइल्स और दूसरे कीड़ों का भोजन बन जाते हैं। इनके साथ साथ पत्तियों के कचरे में काई भी उगती है,
जो जंगल के अस्तर का काम करती है। और यहाँ हैं अनगिनत बिना रीढ़ वाले जीव। ये आहार श्रृंखला की पहली जैव कड़ी हैं। यहाँ रहने वाले ढेर सारे कीड़े यहाँ मौजूद पानी और नमी के सहारे रहते हैं। पत्तों वाले इस जंगल में हमेशा नदियों और धाराओं का जाल कायम रहता है। और पानी के पास, पेड़ों की जड़ों के पास ऊदबिलाव या ऑटर्स रहते हैं। मस्टलिड परिवार के ये जलीय स्तनपाई इस जंगल के नियमित पड़ोसी हैं। ऊदबिलाव जंगल में से गुजरने वाली नदियों में मिलने वाली चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं। ये बड़ी मछलियों को खाने में माहिर होते हैं। इसके अलावा ये छोटे स्तनपाई और क्रेफिश को भी खाते हैं। एक बड़ी ट्राउट दिन भर के लिए ऊदबिलाव की भूख मिटाने के लिए काफी होती है। जंगल और इसकी जलधाराएं आपस में इतनी गुंथी हुई हैं कि कई बार यह कहना मुश्किल होता है कि कहां जंगल खत्म हो रहा है और कहां पानी शुरू हो रहा है। और ऐसे दलदली और बेभरोसे के इलाके में रहता है जंगली शूकर। ये वो मौसम है जिसमें जंगल की लय बदल जाती है और यहां रहने वाले जानवरों की खुराक भी। भालू अच्छी तरह जानते हैं कि ये खाना सिर्फ इसी मौसम में उपलब्ध है। इसलिए वो बदलते मौसम के हिसाब से खाना भी बदल देते हैं। वसंत में घास और फूल खूब फलते फूलते हैं। गूदेदार फल गर्मियों के आखिर में पक जाते हैं। पतझड़ में ये नट या गिरियां खाकर पेट भरते हैं। इस वक्त तो चेरी की बहार है। गर्मियों का आखिरी हिस्सा बड़ी सहजता से पतझड़ की शुरुआत बन जाता है। फल पकने लगते हैं और खाने की भरमार हो जाती है। मौसम नरम और नमी से भरा हुआ है। यह मौसम है मशरूम, शाहबलूत और ताकत देने वाले मीठे फलों का। पतझड़ वाले इस जंगल की जमीन इस वक्त सबसे समृद्ध और सबसे उपजाऊ होती है। यहाँ पोषक पदार्थों से भरपूर पत्तियों का कचरा जमा हो जाता है। इस कचरे को कीड़े, सूक्ष्म जीव और फफूंद धीरे धीरे तोड़ते चले जाते हैं।
ये पौधों की दुनिया का एक खूबसूरत और लुभाने वाला नजारा है। जंगल की पत्तियां धीरे धीरे रंग बदलती हैं। इस जंगल को बचे रहना है तो ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। पेड़ अपनी ही पत्तियों को खुराक देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो अकेली पड़ जाती हैं, सूखती चली जाती हैं। पत्तियों में मौजूद हरा क्लोरोफिल गायब होने लगता है और उनके भीतर के लाल और भूरे पिगमेंट उभरने लगते हैं। कहीं कहीं झड़ी हुई पत्तियां बैंगनी और सिंदूरी रंगों में अपनी आभा बिखेरती हैं। कुछ ही हफ्तों में जंगल में लाखों सूखी पत्तियां जमा हो जाती हैं और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बन जाता है। ये वक्त है भरपूर खाने का। जानवर इस दौर में मुश्किल वक्त के लिए ऊर्जा जमा करते हैं ताकि मुश्किल सर्दियां पार कर सकें। जीवन का ये चक्र एक बार फिर मजबूत हो गया है। जंगल के अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा तेजी से अपना रूप बदल रही है। जंगल का एक शिकारी पक्षी है टॉनी आउल, जो पतझड़ में चूहों की भरमार का पूरा फायदा उठाता है। यह आसानी से उनका शिकार कर लेता है। सर्दियां आ रही हैं। यह चक्र एक बार फिर बंद हो जाएगा क्योंकि सर्दियां जंगल को सुन्न कर देंगी। गुनगुने पतझड़ वाले ये जंगल, जो कभी पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप के ज्यादातर हिस्से और पूर्वी एशिया पर छाए थे, इंसानों की तरक्की की आंधी में साफ कर दिए गए और इस तरह ये बन गए दुनिया के सबसे ज्यादा बदले हुए इलाके। ये धरती पर मौजूद सिकुड़े हुए स्रोत बन गए। इस सब के बावजूद इन जंगलों के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। यहां एक दूसरे से उलट इकोसिस्टम साल भर में आपस में घुल मिल जाते हैं। एक तरफ ठंडी, खामोश, जानलेवा और मुश्किलों से भरी सर्दियां, तो दूसरी तरफ गर्म, नम और जीवन से भरपूर तपती हुई गर्मियां। एक बेमिसाल चक्र जिसके असली जलवे चौड़ी पत्ती वाले इन पतझड़ी जंगलों में देखे जा सकते हैं। भूमध्य सागर का सबसे आदर्श मौसम है गुनगुना और सौम्य। ये स्पेन के किनारों से लेकर काले सागर तक फैला है। इसके चीड़ के जंगल मध्य पूर्व, ग्रीस, टर्की और उत्तरी अफ्रीका तक फैले हुए हैं। लेकिन एंडलूसिया के किनारों पर इनके आयाम और इनका बेमिसाल घनापन सबसे ज्यादा नजर आता है। भूमध्य सागर की अपनी जलवायु है। गर्मियों का लंबा और तपता हुआ मौसम, बसंत कम समय के लिए और धमाकेदार लेकिन ठंडा गर्म सर्दियों का मौसम। सबसे बड़ी बात, यहां बारिश बहुत कम होती है। धूप से भरे इस इलाके में स्थानीय जीव अलग अलग इकोसिस्टम में आते जाते रहते हैं। वो कभी कभी तटीय जंगलों की शाखाओं के बीच छिपे रहते हैं, तो कभी खामोशी से रेत पर आगे सरक जाते हैं। कुछ जीव जंगल के बीचों बीच मौजूद मीठे पानी में छपाक से डुबकी लगाते हैं। भूमध्य सागर के ज्यादातर किनारों पर पेड़ छाए रहते हैं।
खास तौर पर चीड़ के पेड़ जो इस इलाके की पहचान है। इस जंगल की छत पर सफेद सारस अपने घोंसलों को आखिरी रूप दे रहे हैं। ये एक रोमानी परंपरा की तैयारी भी कर रहे हैं। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। वसंत के शुरुआत में इनकी जोरदार आवाजें चीड़ के जंगलों में जीवन से भरा संगीत मुहैया कराती। भूमध्य सागर के चीड़ के पेड़ समुद्र के एकदम किनारे तक उग सकते हैं। ये चट्टानों के बीच भी उग जाते हैं और रेतीले किनारों पर भी। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगल वो इलाका है जहां दुनिया के ज्यादातर मिथक शुरू हुए हैं। इनमें शामिल हैं तमाम जंगली जानवरों की कहानियां। आज भी हम हजारों साल पुरानी इन कहानियों को बड़े कौतूहल से सुनते और सराहते हैं, उनमें तथ्य खोजते हैं। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगल मिथकों से भरे हैं। यहां हकीकत और कल्पना आपस में घुल मिल जाती हैं। ग्रीक और रोमन देवता हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि वो भूमध्य सागर के गर्म मौसम का सामना कर पाएं। यहां साल भर औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर गर्मियों में ये 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी वजह से यहां रेंगने वाले जीवों की विविध रंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कछुए, सांप और बहुत कम नजर आने वाले गिरगिट भी शामिल हैं। चीड़ के इन बगीचों में यूरोप का इकलौता गिरगिट रहता है। मिथकों के मुताबिक गिरगिट सूरज का उपासक है और हमेशा इसकी गर्दन सूरज की तरफ मुड़ी हुई रहती है। यह सच है कि गिरगिट को रोज दिन की शुरुआत में अपने शरीर को एक खास तापमान पर लाना पड़ता है ताकि इनकी जैविक क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाए, और इसके लिए ये शांत और खुले इलाके खोजता है जहां ये मजे से धूप सेक सके। प्राचीन दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि गिरगिट सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहते हैं। काश ऐसा होता तो कीट पतंगों की जान बच जाती। हकीकत यह है कि गिरगिट कमाल के शिकारी होते हैं। ये मक्खियों, टिड्डों और हवा में मौजूद दूसरे कीट पतंगों को खाते हैं। सबसे बड़े और सबसे मजबूत गुबरैलों यानी बीटल को गिरगिट नहीं खाते, जैसे कि ये ब्लैप्स। ये दूसरे टेनिब्रियोनेनाई को भी नहीं खाते। चीड़ के इस सूखे जंगल में ये खूब फलते फूलते हैं। सच ये है कि चीड़ के जंगल में बीटल या गुबरैलों की दर्जनों प्रजातियां पाई जाती हैं, और प्रजनन के लिए भी एक बहुत खास दौर है जब खाने की भरमार है और तापमान भी साथ निभाता है। रेगिस्तान को पसंद करने वाले गुबरैलों के लिए ये एक आदर्श और विविधता से भरा माहौल है। ये फॉसिल के टीलों और छोटे छोटे पठारों पर रहते हैं। कभी कभी ये मीठे पानी की मटमैली खाड़ियों में भी रहते हैं जहां इन्हें नमी हासिल होती है। ये खाड़ियां निचले इलाकों में पाई जाती हैं जहां चीड़ के पेड़ इनकी हिफाजत करते हैं। यहां तरह तरह के पक्षी भी चले आते हैं। फ्लेमिंगोस यहां जमकर दावत उड़ाते हैं।
चीड़ के जंगलों से निकले पोषक तत्व यहाँ की पेचीदा आहार श्रृंखला को संभालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ अनगिनत कवचदार जीव फलते फूलते हैं। ये फ्लेमिंगो पक्षियों की खुराक हैं। लेकिन वसंत की शुरुआत में फ्लेमिंगो पक्षियों का ध्यान खाने की बजाय मिलन पर ज्यादा रहता है। मिलन के इस मौसम में ये कभी-कभी मस्त होकर थिरकते भी हैं। इनकी फड़फड़ाहट और एक ताल में चलना यूं लगता है मानो ये किसी कोरियोग्राफर का कमाल है। फ्लेमिंगो यहाँ अपनी अदाओं के जलवे बिखेरते हैं। ये अपने लाल पंखों का दिखावा भी करते हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि प्राचीन काल में इन्हें फीनिक्स जैसा माना जाता था, सूरज की उपासना करने वाले और अपनी ही राख से फिर पैदा हो जाने वाले। चीड़ के इन जंगलों का फैलाव, इसका घनापन और इसके कुछ पेड़ों की बेमिसाल ऊंचाई, जहां रहता है एक और पक्षी जो मिथकों का हिस्सा बन चुका है। स्पेनिश इंपीरियल ईगल इस विशाल जंगल के खामोश कोनों में अपना घर बनाता है। इंपीरियल ईगल इस इलाके का चोटी का शिकारी है। भूमध्य सागर के आसपास बची प्राचीन सभ्यताओं को यह गरुड़ या ईगल ताकत का शानदार प्रतीक नजर आया। उन्होंने इसे जुपिटर देवता से जोड़ दिया। भूमध्य सागर के इस जंगल के आसमान पर राज करने वाला ये ईगल खरगोश और दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। ग्रीक लोग जानते थे कि इसकी नजर कितनी पैनी है, जबकि रोमन लोगों ने इसे अपने फौजी झंडे पर जगह दी थी, शायद इसकी ताकत की वजह से। आज इसकी ताकत का परचम है चीड़ के ये पेड़, जो समंदर के किनारे सीना ताने खड़े हैं। इन जंगलों में जब गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, तो ये विशाल पाइन फॉरेस्ट बीटल यानी ब्लैप बाहर निकल आते हैं। चीड़ के पेड़ और इन गुबरैलों ने खुद को इस इलाके के हिसाब से ढाल लिया है। चीड़ के पेड़ गर्मी और सूखे को झेल सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं और पत्तियां सुइयों जैसी, जिससे इनके भीतर पानी की कमी नहीं हो पाती। ब्लैप गुबरैले का बाहरी कवच मोटा होता है। ये गर्मी कम होने पर ही बाहर निकलता है। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगलों में रहने वाले बाकी जीवों की तरह इनसे भी कुछ मिथक जुड़े हुए हैं। इन्हें अपशकुनी माना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि रेगिस्तान जैसे हालात वाले मुश्किल इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि ब्लैप्स और टेनिब्रियोनेनाe प्रजाति के बाकी जीव इस इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये यहाँ बहुत सारे मलबे को खा लेते हैं और खुद बहुत सारे रेप्टाइल्स और पक्षियों का भोजन बन जाते हैं। हालांकि इस जंगल में कुछ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी रहते हैं। पाइन प्रोसेशनरी मौत की ये इल्ली यानी कैटरपिलर चीड़ के नन्हे पेड़ों को निशाना बनाती है और उन्हें तबाह कर डालती है। ये इल्लियां यानी कैटरपिलर्स भूमध्य सागर के चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को ही खाती हैं। इसके सिवा ये और कुछ नहीं खाती। एक पेड़ को सफाचट करने के बाद इनका कई सदस्यों वाला कारवां दूसरे पेड़ों पर पहुंच जाता है।
अगर किसी ने प्रोसेशनरी कैटरपिलर के बाल छू लिए तो काफी खुजली होती है। यही बात इन्हें अपने दुश्मनों से बचाती है। दिन में ये कैटरपिलर्स अपना रेशमी घोंसला बनाती हैं ताकि चिलचिलाती धूप और हमलावरों से बच सकें। उन्हें यह लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, पर उम्मीद के उलट इनके कुछ दुश्मन भी होते हैं। और इनके ये मजबूत किले जैसे घोंसले भी इन्हें बचा नहीं पाते। नन्हे और जानलेवा पैरासिटिक वॉस्प्स इन रेशमी तंबुओं में घुस जाते हैं और यहां आराम कर रहे कैटरपिलर्स पर अपने अंडे देकर निकल जाते हैं। इन वॉस्प्स यानी ततैयों के शरीर में छोटे छोटे ओविपोजिटर यानी डंक जैसे अंग होते हैं, जिनसे ये एक एक करके सो रहे कैटरपिलर्स पर अपने अंडे रखते चले जाते हैं। चीड़ के पेड़ की शाखाओं पर एक और कॉलोनी रहती है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। सारस और बगुले ऊंची डालियों पर अपने विशाल घोंसले बनाते हैं। सारसों को प्राचीन काल से ही सराहा गया है, उनके घोंसले के लिए, उनके समर्पण को देखकर, और उससे भी जरूरी अपने चूजों की देखभाल के लिए। इसीलिए ये नैतिकता और जिम्मेदार माता पिता का प्रतीक बन चुके हैं। यही नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाले जीवों का सफाया भी कर डालते हैं। सारस इस इकोसिस्टम के हर पहलू का फायदा उठाते हैं। इन्हें देवताओं की सरजमी से दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये चीड़ के जंगलों और खाड़ियों के बीच आते जाते रहते हैं और यहाँ इन्हें भरपूर खाना मिल जाता है। सारस की पैनी निगाहों और इसकी धारदार चोंच के सामने मेंढक और कीड़े टिक नहीं पाते। चीड़ के इन पेड़ों के ऊपर चूजे तेजी से बड़े हो रहे हैं। इस साल बसंत में खूब शिकार मिले और ईगल का ये जोड़ा अपने 2 चूजों को अच्छी तरह खिला पिलाकर पाल सका है। खतरे में पड़ी इस प्रजाति के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। ये इंपीरियल ईगल अपने चूजों को तब तक पालते हैं जब तक ये अकेले जीने लायक नहीं हो जाते। मादा अभी भी गोश्त के टुकड़े चीर फाड़ कर अपने चूजों को खिला रही है। ईगल के ऊंचाई पर बने घोंसले के नीचे चीड़ के जंगल की जमीन पर एक यूरोपियन पोल कैट घबराई हुई बाहर निकली है। अगर ये खबरदार नहीं रही तो इस गरों का शिकार बन सकती है, इसलिए ये दिन भर छिपी रहती है। बस सिर्फ सुबह और शाम के धुंधलके में निकलती है। इस रेतीली मिट्टी में ये अपनी गहरी और सुरक्षित गुफा खोद लेती है। पोल कैट के लिए चीड़ के ये जंगल सबसे अच्छा घर है। यहाँ तरह तरह का खाना भरपूर मात्रा में मौजूद है, चाहे कीड़े हों या फिर फल। इससे पहले कि गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ये अपने इलाके में छानबीन करके अपने बिल में लौट आती है और मजे से सो जाती है।
चीड़ के इस जंगल के कुछ निशाचर पक्षी पोलकैट के खतरनाक शिकारी हैं। हालांकि लंबे कानों वाला ये उल्लू इसका शिकार नहीं करता। ये इतना छोटा है कि इस पर हमला नहीं कर पाएगा। इस मिथकीय जंगल के निशाचर पक्षियों से भी बहुत सारी प्राचीन कहानियां जुड़ी हैं। इन्हें अच्छा शगुन माना जाता है और इनके जरिए भविष्य देखा जाता है। इनके संवेदी अंग इतने पैने होते हैं कि अंधेरे में भी ये जादुई तरीके से आ जा पाते हैं और रोज रात को कुछ बेखबर चूहों, श्रू या वोल का शिकार करते हैं। लंबे कानों वाले ये उल्लू स्टोन पाइन, एलेप्पो पाइन और मैरीटाइम पाइन के बीच मंडराते हैं। ये वो पेड़ हैं जो रेतीली जमीन और बार बार पड़ने वाले सूखे के बीच भी कायम रहते हैं। इस मुश्किल मौसम और बेकार जमीन पर टिके रहने में ये पेड़ बहुत माहिर हैं। सबसे खुशनसीब चीड़ वो होते हैं जो यहाँ की स्थायी खाड़ियों के पास उगते हैं। यहाँ फ्लेमिंगोस अपनी लंबी चोंच से पानी को छानकर उसमें मौजूद नन्हे जीवों को खाते रहते हैं। इनकी मजबूत मांसल जीभ एक पंप की तरह काम करती है। प्राचीन रोम के लोग फ्लेमिंगो की जीभ को एक लजीज पकवान मानते थे। शुक्र है कि वो दौड़ निकल गया और अब फ्लेमिंगो बेफिक्री से जी सकते हैं। खाने के बाद फ्लेमिंगो कई बार सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी बस्ती में वापस लौटते हैं और अपने चूजों को अपने पाचन तंत्र द्वारा तैयार किया गया खास गूदेदार गाढ़ा घोल खिलाते हैं। भले ही ऐसा लगे कि भूमध्य सागर के चीड़ के इन जंगलों में जैसे वक्त ठहर सा गया है, ये गर्म और खूबसूरत बगीचे कभी देवताओं का इलाका हुआ करते थे, जहां साल भर कुछ भी बदलता नहीं था। पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इंपीरियल ईगल के चूजे अब बड़े हो चुके हैं और अब ये शिकार के लिए निकल सकते हैं। हालांकि भूमध्य सागर के चीड़ के इन जंगलों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, इसके बावजूद यहाँ इन चूजों के जीने के लिए सब कुछ मौजूद है। हमेशा एक जैसे नजर आने वाले ये जंगल, जहाँ तरह तरह की खुशबुएं बिखरी हैं, जो कभी प्राचीन सेनाओं के झंडे का हिस्सा रह चुके हैं, जहां अनूठे इकोसिस्टम आज भी बचे हुए हैं और जहां रहते हैं मिथकों का हिस्सा बन चुके अनूठे जीव। ये देवताओं के बगीचे हैं, जहां मिथकों और हकीकत के बीच जी रहे हैं बहुत सारे अनूठे जीव। जूनिपर के जंगल तथाकथित पुरानी दुनिया के भूमध्य सागर और महाद्वीपीय इलाकों में उगते हैं। ऐसे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सुरक्षित जंगल आइबेरियन पेनिनसुला के ऊंचे मैदानों में पाए जाते हैं। जूनिपर के जंगल अनूठे होते हैं। ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के सवाना मैदानों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे कम घने जंगल बनाते हैं। यहाँ पेड़ एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर मौजूद हैं, मानो एक दूसरे की प्राइवेसी को कायम रख रहे हों। ये एक दूसरे के बहुत करीब नहीं उगते। इस तरह एक खुला खुला जंगली इकोसिस्टम बनता है
ये पथरीले इलाकों में उगा जंगल है, जहां मौसम ठंडा और रूखा होता है और मिट्टी कम उपजाऊ। इसके बावजूद ऐसे मैदानों में उगे जूनिपर करीब 20 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। चूंकि ये जंगल अलग थलग और फैले फैले हैं, शायद इसलिए यहाँ यूरोप का एक सबसे बड़ा शिकारी जीव भेड़िया खूब पाया जाता है। भेड़ियों को छिपने की जगह चाहिए होती है ताकि वो सुरक्षित रहें, जहां वो बेफिक्री से आराम कर पाएं। जूनिपर के जंगल भेड़ियों के लिए आदर्श ठिकाना है। यहाँ ये शिकार की तलाश करते हैं और अपने अनुकूल इलाके पर इनका राज भी चलता है। जूनिपर का ये पुराना जंगल खुला खुला और हवादार है। इसके बावजूद भेड़ियों के इस जोड़े को यहाँ अपना दबदबा बनाने का पूरा मौका मिलता है। जूनिपर साइप्रस परिवार के पेड़ हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में भी फलते फूलते हैं जहां दूसरे पेड़ नहीं उग सकते। ठंडे, कम उपजाऊ और सूखे इलाके इनके पसंदीदा इलाके हैं। जहां दूसरे पेड़ हरियाली नहीं ला सकते, वहां ये हरा भरा स्थायी जंगल बसा देते हैं। अक्सर ही जूनिपर के जंगल चूने के पत्थर के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में बहती टेढ़ी मेढ़ी नदियां खड़ी चट्टानें, गलियारे और खोहे बना देती हैं। ये यूरोपीय महाद्वीप के कुछ सबसे खूबसूरत और सबसे जंगली इलाके हैं। यहां पथरीले टीलों और खड़ी चट्टानों पर जूनिपर के नए पेड़ उग जाते हैं और ग्रिफिन वल्चर इन पर अपने घोंसले बनाते हैं। जूनिपर के जंगलों में सिर्फ सबसे सख्त जान जीव ही जिंदा रह सकते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध यहाँ के मौसम के सारे थपेड़े सहते आए हैं। जब कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं, तब ये अपना इकलौता अंडा देते हैं और सबसे मुश्किल मौसम में ही इसमें से चूजा निकलता है, जो भारी बर्फबारी और हड्डियां जमा देने वाली सर्दियों में आंखें खोलता है। पुराने यूरोप में ये नए साल में पैदा होने वाले पहले पक्षी होते हैं। पहले चूजे जनवरी में पैदा होते हैं। सिर्फ ग्रिफिन वल्चर ही ऐसी सर्दियों में मिलन का सोच सकते हैं। जूनिपर के जंगल के बाकी दूसरे तमाम जानवर किसी तरह यहां अपनी जान बचाने की सोचते हैं। इस पुराने जंगल में मौजूद भेड़िए कई घंटों तक खोजबीन करते हैं। वो यहां छोटे जानवर खोजते हैं। इनका रोज का भोजन है खरगोश और चूहे। कड़ी सर्दियों में यह खाना भेड़ियों को जिंदा बनाए रखता है।
साइप्रस पेड़ों की ये प्रजातियां लंबी और चौड़ी होती हैं। इनकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। साल भर ये पेड़ हरे भरे बने रहते हैं। इसकी कड़ी गहरे रंग की बेरीज काफी स्वादिष्ट होती हैं। सर्दियों में ये अनगिनत प्रवासी पक्षियों को ढेर सारी कैलोरीज देती हैं। क्रिसमस के मौसम के इस मीठे तोहफे की वजह से यहाँ थ्रश और फल पसंद करने वाले दूसरे पक्षी बड़ी तादाद में जिंदा रहते हैं। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं। हवा में बसंत की खुशबू फैल रही है। जूनिपर के जंगलों में हालात बदल रहे हैं। ये वही समय है जब युवा भेड़िए मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें से कुछ मादाओं के साथ नई जोड़ियां बना लेते हैं। जूनिपर के इस जंगल में नया परिवार शुरू करने का सारा इंतजाम है। मादा बड़ी मेहनत से नया घर खोजने की कोशिश करती है, जहां वो अपने बच्चों को जन्म देगी और उनकी परवरिश करेगी। भेड़िए इस वक्त नए घर की तलाश में जुटे हैं, जबकि युवा गिद्ध अपने चौकन्ने माता पिता की निगरानी में उड़ान भर रहा है। पक्षियों में प्रजनन का सबसे बड़ा चक्र ग्रिफिन वल्चर का ही होता है। एक वयस्क जोड़ा करीब 6 महीने के लिए एक साथ आता है और अपने इकलौते बच्चे की परवरिश करता है। गिद्धों के चूजे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुक्र है कि सर्दियां अब खत्म हो चुकी हैं। बसंत ने रंगों की अपनी आभा बिखेरनी शुरू कर दी है। इजिप्शियन वल्चर अफ्रीका के अपने घर से बस अभी अभी लौटा है। चट्टान पर एक और पड़ोसी नजर आ रहा है। यह है एक छोटा लेकिन खास गिद्ध जो यहाँ बचे खुचे कचरे और लाशों के बीच मिलने वाले छोटे जानवरों से पेट भरता है। इजिप्शियन वल्चर हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इस मुश्किल इलाके में प्रजनन करने आते हैं। यहाँ ऐसा लगता है मानो पेड़ चट्टानों पर से उग आए हों। जहाँ इजिप्शियन वल्चर खड़ी चट्टानों पर अपने घोंसले बना रहे हैं, मादा भेड़िया अभी भी अपने शावकों को जन्म देने के लिए एक अच्छी जगह खोज रही है। वो पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित जगह खोज पाए। वसंत तेजी से आ रहा है और जूनिपर का जंगल इस वक्त एक उजाड़ मुश्किल इलाका नजर आ रहा है। बीच बीच में खिले फूल अपनी खूबसूरती से हैरत में डाल देते हैं। ऑर्किड खिल उठे हैं। इनके फूल कीड़ों की शक्ल के लेकिन बेमिसाल होते हैं। ट्रॉपिकल के ये चटकीले खूबसूरत फूल मटमैले हरे जूनिपर के बीच बहुत प्यारे लगते हैं। वसंत के इस खिले खिले मौसम में जूनिपर के इस जंगल में कई प्रजातियां बच्चे पैदा करने के लिए एक अच्छी जगह खोज रही हैं। ब्लू टिट डालियों की दरारों और खोहों के बीच घर बनाते हैं।
जूनिपर के जंगल की इस घनी छत पर थ्रश पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। जबकि यहाँ सबसे ऊंची डालियों पर बड़े शिकारी पक्षी घोंसला बनाने चले आते हैं। मादा भेड़िया की बेचैनी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में ये अपने बच्चों को जन्म देगी, पर अभी तक इसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल सकी है। इसे एक अच्छी गुफा चाहिए जहां ये अपने बच्चों को जन्म दे सके और बेफिक्र होकर उनकी परवरिश कर सके। ऐसा लगता है कि ये आखिरी पलों में ही फैसला करेगी और अपना घर चुनेगी। कुतरने वाले छोटे जीवों के लिए यह काम बड़ा आसान है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ ये रह सकते हैं और जहाँ खाने की भरमार है। इनका खाना है जूनिपर के पेड़ों पर लगी बेरीज और अनगिनत बीज। इस जंगल में बड़ी तादाद में चूहे मौजूद हैं और इनका शिकार करते हैं बारनाउल जैसे कई शिकारी पक्षी। ये उन्हीं चट्टानों पर रहते हैं जहाँ गिद्ध डेरा डालते हैं। सूरज डूबने पर ये मचान जैसी इस जगह से उड़ जाते हैं और वहां जाते हैं जहां खाना मौजूद है। इनकी इंद्रियां इतनी तेज होती हैं कि ये एक ही रात में एक दो नहीं बल्कि 3-4 स्तनपायी जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें ज्यादातर चूहे होते हैं। हालांकि खरगोश और उल्लू एक ही इलाके में रहते हैं, पर उल्लुओं की इनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए इस खुले खुले जंगल में ये मजे से फुदकते रहते हैं। ये पेड़ों के बीच उगी झाड़ियों में रसीले पत्ते खोजते रहते हैं। दूसरे खरगोश भी इस जगह रहने चले आते हैं। तरह तरह के खरगोश जूनिपर की बेरीज ही खाते हैं, पर ये पौधों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि ये बीजों को बिखेरकर इस जंगल का बड़ा भला करते हैं। इनके पाचन तंत्र से गुजरकर बीज अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह खरगोशों का इस जंगल को कायम रखने में बड़ा अहम योगदान रहता है। जूनिपर का ये जंगल बड़ा धीमा है। पेड़ों की बढ़त काफी सुस्त होती है। साल भर में मुश्किल से 1 से लेकर 3 मिलीमीटर की बढ़त। इस जंगल को अच्छा खासा घना होने में कई दशक लग जाते हैं। इसमें हैरत की बात नहीं है कि यहाँ के सबसे पुराने जूनिपर के पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन प्राचीन पेड़ों के बीच रैप्टर की एक प्रजाति रहती है, काली चील या ब्लैक काइट। नर और मादा में से एक चूजों की देखभाल करता है, जबकि दूसरा तेजी से बच्चों के लिए तरह तरह का खाना जमा करने निकल पड़ता है। जानवरों के बचे खुचे हिस्से, रेप्टाइल्स, मेंढक और सड़ती हुई लाशें, जो भी मिल जाए। आखिरकार नन्ही चील के खाने की बारी आ गई है। इसके माता पिता बारी बारी से इसे मौसम की तपिश से बचाते हैं। खाने का वक्त हो गया है। चीलों के ये चूजे अपने माता पिता से खाना देने के लिए मिन्नत करते हैं, चोंच मारते हैं। तब जाकर बड़ी चील अपने पेट में जमा खाना उलट देती है। खाना मिल गया है और चूजे खाने में जुट गए हैं।
यहीं पास में गिद्धों की बस्ती के सबसे छोटे सदस्यों को भी अपने हिस्से का खाना मिल गया है। इन नन्हे पक्षियों को जिंदा रहने के लिए किस्मत और अपने माता पिता दोनों का साथ चाहिए। इन चूजों का पेट भरने के लिए खाना जमा करना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता है। हर बार चूजे खाते हुए खूब जमकर पेट भर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनके माता पिता अगली बार कब खाना जमा कर पाएंगे। गिद्ध के इन चूजों की तरह जूनिपर का जंगल भी धीरे धीरे बढ़ता है। नए इलाकों को जीतने में काफी वक्त लगता है। इसकी बेरीज को भी पकने में पूरा साल लग जाता है। मादा भेड़िया ने आखिरकार अपने बच्चों को जमीन में खुद ही एक गुफा में जन्म दिया है। अब वो उन्हें आसपास की दुनिया से परिचित करवा रही है। भेड़िए के शावकों की जिंदगी नन्हे गिद्ध के साथ साथ आगे बढ़ती है, लेकिन भेड़िए काफी तेजी से बड़े होते हैं। करीब 1.5 महीने के होने पर ये बच्चे